समास किसे कहते हैं? मैम परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द समूह को समास कहलाती है। समास कहलाती है। पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक समूहों का संचित करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। सारे बच्चे नहीं बोलेंगे, मैं इसका नाम देगा। ओके, म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। ओके, दिल कुमार यू टेल, समास किसे कहते हैं? मैम परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द समूह के को संस्कृत करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यस, वेरी गुड। तो इसका अर्थ क्या समझ में आया आपकी परिभाषा से कि संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब छोटा करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को समास कहते हैं। जैसे कि रसोई के लिए घर का समस्त पद क्या हो जाएगा? रसोई घर। रसोई घर। अभी मैं केवल दिल कुमार से बात कर रही थी ना बेटा। रसोई घर। ओके, अब दिल कुमार म्यूट योरसेल्फ। आनिया बताइए, आनिया अनम्यूट। आनिया बताएंगी कि हाथ में लगी हुई हथकड़ी को क्या कहते हैं? हाथ में लगी हुई कड़ी को क्या कहते हैं? हथकड़ी। घोड़े पर सवार व्यक्ति को क्या कहते हैं? मैं बताऊं? घुड़सवार। वेरी गुड। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। तो इसी प्रकार से जैसे कोई भी 3-4 शब्दों का जो समूह होता है, जब हम उसको छोटा करके लिखते हैं एक शब्द में, तो उसी को समास कहते हैं। और समास जो हम एक शब्द लिखते हैं उसी को समस्त पद भी कहते हैं। अब अगर मैं इसका उल्टा देती हूँ कि रसोई घर का आप विग्रह कीजिए। राज, आप कैसे विग्रह करेंगे? रसोई घर का विग्रह कीजिए। राज यू टेल। क्या? रसोई घर का विग्रह कीजिए। विग्रह। यस। तोड़ना। विग्रह का क्या अर्थ होता है? कल मैंने बताया था। कोई ऐसे ही बोलेगा नहीं मैम मैम मैम, केवल आप लोग अपना हैंड रेस करेंगे जो मुझे शो करता है। ओके, यस राज। रसोई के लिए सॉरी, रसोई घर का विग्रह कीजिए। रा प्लस सा प्लस ओ प्लस ई प्लस घा प्लस रा, रसोई घर। गलत राज। राज, आपने गलत बताया बेटा। यू आर रॉन्ग। आपने संधि विच्छेद कर दिया है। मैंने विग्रह की बात की है। संधि विच्छेद में वर्णों को तोड़ के लिखते हैं, ठीक है? एक शब्द के वर्णों को तोड़ के लिखते हैं। और समास विग्रह जो होता है वो एक शब्द जो होता है उसको 2-3 शब्दों में हम बड़ा के लिखते हैं। बड़ा इस करके। प्रकार से मैं बताऊं? यस। विग्रह का मतलब हो सकता है। मैं बताऊं? मैंने आशीष बताइए। मैम रा प्लस रसोई सो घर का प्लस विग्रह ई, रा प्लस सो प्लस ई प्लस घा प्लस रा। नहीं, आप ही गलत बता रहे हैं। मैं बताऊं? विग्रह मैं बताऊं? नहीं, हासिबुल बताएंगे। रसोई के लिए घर। यस,
यू आर करेक्ट। अब ध्यान से सुनो सारे बच्चे। यस, इसको कहते हैं विग्रह। देखो बड़ा करके बोलना। हाँ, बड़ा करके लिखने की विधि को विग्रह कहते हैं। बड़ा शब्द करना। यस, मैंने दिया था, मैम विग्रह पूछा का था अलग करना। रसोई घर, ठीक है। अब रसोई घर का विग्रह मैंने बोला तो आप क्या लिखेंगे? रसोई का घर। रसोई का घर। के लिए घर। का घर। रसोई के लिए घर। तो इसको क्या कहते हैं? विग्रह। विग्रह मतलब जो बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है। एक शब्द को जो बड़ा करके लिखते हैं। ओके, इसी प्रकार से दूसरा शब्द मैं देती हूँ। इच्छा बताएगी है दूसरा शब्द जैसे मैंने दिया, दशानन का विग्रह करिए। मैम 10 मैम मैं मैम 10 रावण। मैम 10 के लिए आनंद। मैम 10 के लिए जीरो वाला। 10 आनंद है। आनंद मतलब सिर। अब तुम्हें लोग सीख लो। यस, अर्थात रावण, मतलब कि जिसके 10 सिर होते हैं। 10 है आनंद जिसके। इसका विग्रह ये हुआ। क्या हो जाएगा बेटा इसका विग्रह? 10 सिर वाला। 10 है 10 वाला। 10 सिर वाला। 10 है 10 है आनंद जिसके। यस, करेक्ट, यू आर करेक्ट। अब राज, मैंने राज से पूछा था, तो राज गलत आंसर दे रहे थे। आप बेटा उसका संधि विच्छेद कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोग संधि विच्छेद में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको संधि विच्छेद पढ़ाया था, मैंने शब्द दिया था। 1 मिनट, जैसे मैंने आपको रमेश शब्द दिया, मैंने कहा इसका संधि विच्छेद करो, तब आप करेंगे क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? रमाधर ईश, रमेश हो जाएगा ना। रामा प्लस ईश। ओके, अब मैं बुक शेयर करने जा रही हूँ। और कल हमने पढ़ा था, 2 प्रकार हमने पढ़ लिया था, है ना? यस मैम। हम समास के 2 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। यस मैम। अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था और तत्पुरुष समास पढ़ लिया था। अव्ययी भाव समास किसी को याद है मैंने क्या बताया था? यस मैम, मेरे को याद है। जिसका अधिकारी मैम, अधिकारी क्या बताया मतलब अभी था, बताइए। मतलब अभिकारी। मैम अव्ययी समास का अर्थ है अव्यय हो जाना। इस समास में पहले पद की प्रधानता रहती है और संपूर्ण पद पाया क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। एक मिनट बेटा, उसका उदाहरण बताइए अव्ययी भाव समास का। मैम आजीवन, आजीवन जीवन, आजीवन। प्रतिदिन। मैम पेट भरकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ओके, साइलेंट।
साइलेंट साइलेंट। यस, अव्ययभाव समास मैंने बताया था कि जिसका पद, पहला पद मैंने बताया था कि हर समासिक पद में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो अव्ययभाव समास का क्या परिभाषा होती है कि जिसका पहला पद, जिसका पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय मतलब जो व्यय न हो, जो अविकारी हो, ठीक है, उसको अव्यय बोलते हैं। तो जिसका पूर्व पद अव्यय हो, ठीक है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे कि यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, इसका विग्रह क्या हो गया है? शक्ति के अनुसार। आजीवन, आजीवन, आजीवन का समास विग्रह क्या हो गया है? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। पेट का समास विग्रह क्या हो गया है? पेट भरकर। प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास विग्रह क्या हो गया है? प्रत्येक दिन। कैसे करेंगे हम समाज विरोध में? जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। आप देखो, मैंने बताया था दूसरा तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जब हम उसको तोड़ते हैं ना, कोई भी समास पद को, और उसके बीच में के लिए में आदि, हाँ, तो ये सारे शब्द आते हैं। ये सारे, मुझे बोलने दोगे या तो तुम ही लोग पढ़ा दो? जब मैं पूछूंगी तब आंसर करना है आपको। तो तत्पुरुष समास कहते हैं जब समस्त पद के दो खंडों के बीच, समस्त पद किसे कहते हैं? इसे कहते हैं ना समस्त पद। ये है रसोई घर, हस्तलिखित। जब इनके दो खंडों के बीच में के लिए, से, ने, पर में ये सारे शब्द आए तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसका विग्रह किया रसोई घर, तो रसोई के लिए घर आ गया ना, यहाँ पे रसोई के लिए आ गया घर, तो इसीलिए तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, से शब्द आ गया, ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास है। ओके, इसी प्रकार से शरण में आया हुआ, शरण में शब्द आ गया है, शरण में आया हुआ, तो ये भी हो गया आपका तत्पुरुष। पवन का पुत्र, का आ गया है, ध्यान से सुनो, गाना नहीं गाओ, कौन गाना गा रहा है? पवन पुत्र, पवन का पुत्र, तो यहाँ पे का आ गया है बीच में इसका विग्रह करने पे, इसीलिए ये तत्पुरुष समास है। ओके, अब हम आते हैं द्वंद्व समास। अच्छा देखो, तत्पुरुष समास के ही दो उपभेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ओके, अब देखो, अब हम आते हैं तीसरा, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास का क्या अर्थ होता है? जिसमें दोनों खंड, मतलब जिसमें दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक समान हो, दोनों की प्रधानता हो, ठीक है। जैसे आपके जीवन में या हमारे जीवन में माता और पिता दोनों की प्रधानता होती है ना, दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो वहां पे द्वंद्व समास छोड़ने पर हम बीच में और लगाते हैं, या लगाते हैं, ठीक है, अथवा लगाते हैं। तो विग्रह करने पर अथवा या और आता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे राजा रंक, राजा रंक, राजा और रंक, रंक मतलब क्या होता है? रंग, राजा, राजा। फिर इसका दूसरा है खरा खोटा, खरा या
खोटा। देखो खरा या खोटा दोनों एक समान है, दोनों की, ठीक है। सुख दुख, सुख और दुख दोनों एक समान है, ठीक है। जब कभी सुख आता तो कभी हाँ, सुख अथवा दुख, तो इसलिए ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जहां पर दोनों पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद और उत्तर पद, भाई और बहन दोनों पद की प्रधानता होती है ना, भाई और बहन दोनों इक्वल होते हैं। और आ रहा है मैम बीच में। हाँ, Not और also. विग्रह करने पर बीच में और या अथवा आए तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? मैं जिसका नाम लूंगी वही बताएगा। अभिनंदन बताइए। नहीं, अभिनंदन बताएंगे। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? अभिनंदन बताएंगे। अभिनंदन, यू टेल। मैम कौन सा समाज? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? ओके, आशीष शर्मा आप बताइए। आशीष आप बताइए। क्या मैम? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? ओके, राज बताओ। मैम जिस समास में दोनों खंड समान होते हैं वह समास द्वितीय समास कहलाता है। यस, जिस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं और उसका विग्रह करने पर बीच में और या अथवा आए वहां पर द्वंद्व समास होता है। देखो यहाँ पर द्वंद्व समास में समास जो समस्त पद है उसके बीच में यह योजक चिन्ह डैश लगा हुआ है ना, माता डैश पिता लगा हुआ है ना। माता और पिता। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। देखो यहाँ पर डैश है ना, तो माता डैश पिता, ठीक है। और इसको जब हमने तोड़ा, जब हमने इसको विग्रह किया तो क्या हो गया? माता और पिता, बीच में और आ गया। ओके, इसी प्रकार से राजा डैश रंग, जब हमने इसको विग्रह किया तो राजा और आ गया। इसी प्रकार से खरा डैश खोटा, जब हमने इसका विग्रह किया तो खरा या खोटा आ गया। इसी प्रकार से सुख डैश दुख, जब हमने इसका विग्रह किया तो सुख अथवा यस, तो ये कौन सा समास हो गया है? द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास हो गया बच्चों? द्वंद्व समास। मैम द्वंद्व समास। यस, द्वंद्व नहीं, द्वंद्व। मैम द्वंद्व। हाँ, अब देखो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो आपको ये तीन समास समझ में आया। अब व्यय भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समझ में आ गया।
यस मैम। मैम पूरा समझ में आ गया। ओके, अब देखो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जब समस्त पद अपने अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य का बोध कराए, किसी अन्य के बारे में बताए, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे तांबर, पीतांबर, तो मैम पीले कपड़े पीले कपड़े हैं जिसका अर्थात श्री कृष्ण, जिससे यस, पीले कपड़े हैं जिसके, पीतांबर किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। पीले कपड़े हैं जिसके अर्थात श्री कृष्ण। यस, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यस। अब देखो यहाँ पर न पूर्व पद की प्रधानता और न ही उत्तर पद की प्रधानता है। इसका जब हम निग्रह करते हैं या इस शब्द से हमें किसी तीसरे का बोध होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। मैम जिस एक शब्द को मैम किसी से पहचानना। यस, जैसे दशानन, 10 है आनन, मैम 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। अर्थात रावण। अर्थात रावण। यस, लंबोदर, लंबा है जिसका उदाहरण लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। हाँ बाहर था। मतलब क्या होता है? पूरा पेज बाहर है, निकल जाएगा, आ जाएगा। मैम लंबोदर, अब आ गया है, देखो। Yes. जिसका उधर अर्थात गणेश। कटोरी में निकाल ओके, तो बहुव्रीहि समास समझ में आया? ओके, इसी प्रकार से इसके और भी उदाहरण हैं। जैसे एक दंत को बोलते हैं, दिखाइए। एक दंत हम किसको बोलते हैं? दिखाएंगे। एक है दांत जिसके, हाँ अर्थात हम गणेश। आइए दिखाते, इधर आइए। जेल। बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट योरसेल्फ। देखिए मिंटू करता ही नहीं है म्यूट। पूरा पैकेट खराब कर म्यूट दिया। करिए बेटा। आशीष, दिल कुमार, रिचा, म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। शुभम, रिचा, अभी तक इन लोगों ने म्यूट नहीं किया। ओके, तो इसी प्रकार से जैसे एक दंत मैंने उदाहरण दिया, मतलब एक है दांत जिसके अर्थात गणेश भगवान। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, अंबर मतलब होता है बेटा वस्त्र। ठीक है, श्वेत है अंबर जिसके, यानी कि सरस्वती माता। ठीक है, और चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके, यानी कि विष्णु भगवान। ओके, तो इसी प्रकार से हमें जिस शब्द से किसी तीसरे का बोध हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। एक शब्द से दूसरे को पहचाना जाए। यस यस, करेक्ट। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास तक समझ में आ गया? मैम यस मैम। अभी मैं सारा पूछूंगी फिर, और मंडे को भी पूछूंगी। इसी की ये बहुव्रीहि शब्द नहीं आया समझ। बहुव्रीहि नहीं आया? देखो बेटा, जैसे मैंने क्या समझाया
कि हर समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, मैंने समझाया था, है ना। जैसे तत्पुरुष में मैंने बताया था रसोई के लिए घर, रसोई है, और उत्तर पद क्या है, घर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर, हमने इसका विग्रह किया, ठीक। अब द्वंद्व समास में क्या बताया गया, माता और पिता, जैसे मतलब दोनों पद प्रधान हो। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या बताया जा रहा है, पीतांबर पीले है, इस पीले कपड़े हैं जिसके, ठीक है। मतलब कि हमें इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दोनों की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होती है। उस शब्द से हमें किसी तीसरे शब्द, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चलता है। जैसे पीतांबर, तो पीले कपड़े हैं जिसके, पीले कपड़े किसके होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिससे हमें किसी तीसरे का बोध हो, किसी तीसरे के बारे में पता चले, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, किसके कंठ नीले होते हैं, हमारे तो नहीं होते ना, शिव जी के। शिव जी के। हमारे शिव जी। होते ना, तो किसके होते हैं, शिव जी के। शिव तो जी के नीलकंठ नीलकंठ शब्द होते में, हैं। यस, तो नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, ओके। इसी प्रकार से मैंने बताया था दशानन, देखो यहाँ पर है दशा, मैम 10 है, यहाँ पर है, यहाँ पर है दशानन, तो इसका जब हमने विग्रह किया तो क्या निकला, 10 इसका है, ये भी हो सकता है 10 साल वाला दशानंद। रावण। मैम 10 है आनंद जिसका था रावण। 10 है आनंद जिसके, जब हमने इसको तोड़ा, कैसे तोड़ा, 10 है आनंद, आनंद मतलब होता है सिर, 10 है सिर जिसके, अर्थात 10 रावण। है आनंद जिसके अर्थात रावण। अरे अरे बच्चों, मुझे बोलने दोगे, अर्थात रावण। तो हमारे 10 सिर तो नहीं होते ना, हमारे 10 सिर होते हैं, नो मैम। तो दशानन शब्द से क्या बोध होता है कि ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, रावण के लिए, ठीक है। इसका विग्रह कैसे होगा, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अब इसी प्रकार से लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, किसका किसका सूंड लंबा होता है, गणेश जी का होता है, हमारे तो सूंड नहीं होते ना, गणेश जी का। हमारे हमारे सूंड होते हैं, हमारे तो सूंड नहीं होते हैं। तो इसीलिए लंबोदर शब्द से हमें क्या पता चलता है कि हम गणेश जी के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। समझ में आया, किसने पूछा था अभी, मैंने, आ गया मैम समझ। आया। इसी प्रकार से जैसे अगर हम बोलेंगे, इसी, मेरी बात सुनो बच्चों, इसी प्रकार से जैसे हम बोलेंगे दशानन, नहीं, जैसे हम बोलेंगे एक दंत, तो एक दंत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, गणेश जी के लिए। गणेश जी के लिए। यस, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया, ओके। इसी प्रकार से हम बोलेंगे श्वेतांबर, तो श्वेत अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, श्वेत अंबर कौन धारण करता है, मैम सरस्वती माता। सती। मैम सरस्वती। श्वेतांबर शब्द कहीं लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये सरस्वती माता जी के बारे में बातें हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको, यस मैम। ओके।
अब हम आते हैं दूसरे समास पे, जिसको कहते हैं कर्मधारय। कर्मधारय समास किसका उपभेद है? क्या? मैम इस जिस कर्मधारय समास समाज के दोनों पदों समाज के दोनों पदों में विशेषण वह कर्मधारय समास कहा जाता है। कहा जाता है, जैसे विग्रह काली है, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नील गाया, नीली है जो गाय, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। देखो बेटा, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद विशेषण हो, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष यानी कि संज्ञा। विशेष का मतलब क्या होता है बच्चों? संज्ञा। संख्या। विशेष का मतलब संज्ञा। तो जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे काली मिर्च, तो काला क्या है? एडजेक्टिव है कि नहीं है? काला एडजेक्टिव है ना? और मिर्च क्या है? नाउन है। संज्ञा संज्ञा है ना? और काली मिर्च एडजेक्टिव है, विशेषण है। काली मैम तो वो है इसीलिए प्रोनाउन, मिर्च मैम नाउन है। तो इसीलिए अगर पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसका विग्रह कैसे किया? काली है जो मिर्च, मतलब ऐसी मिर्च जो काली है, तो ये विशेषण सॉरी कर्मधारय समास है। नील गाय, नीला रंग क्या है? विशेषण है ना? यस मैम। मैम और गाय है? नीला क्या है? विशेषण है। और गाय क्या है? मैम गाय संज्ञा है। गाय क्या? संज्ञा। संज्ञा। यस, करेक्ट। तो गाय क्या है? संज्ञा है। तो नीली है जो गाय, यानी कि कर्मधारय समास है। ओके। अब देखो, चंद्रमुख, चंद्र क्या है? विशेषण है। मुख विशेषण। क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा है। चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमुख भी हमारा कर्मधारय समास हो गया। इसी प्रकार से और उदाहरण तो है इसका हरी मिर्च भी हो घनश्याम। सकता है ना मैम, हरी मिर्च। हाँ, वेरी गुड नितिन, हरी मिर्च। और इसका दही बड़ा भी हो सकता है। मैम ठीक मुझे है। अभी मैं करूँ मैम, दही और बड़ा, दही दही और बड़ा नहीं, दही में डूबा हुआ दही बड़ा। में दही में डूबा हुआ बड़ा। वह बड़ा मैम, वह बड़ा जो दही में डूबा है। मैम बड़ा दही में डूबा हुआ है। हाँ, आज सभी लोग अपने अपनी मम्मी से दही बड़ा बनवाना, बनवाओगे? ना मैम। ओके, नहीं बनवाओगे? क्यों? मैम हमने तो खा चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट का जो एग्जाम्पल है वो है चरण कमल, मतलब कि कमल के समान चरण। मैम कमल के समान कमल। फिर है यस, महापुरुष। फिर है महापुरुष, महान है जो महान है। पुरुष होते हैं। यस पुरुष महान है। यस। तो यहाँ पर हमारा महान क्या है हो जो। गया है? मैम कौन सा समास हो गया है? मैम यहाँ पर कौन सा समास हो गया है?
महान महाविशेषण और पुरुष है पुरुष। संज्ञा। अब देखो यहाँ पे महा जो है ये क्या है, महान जो है ये विशेषण है और पुरुष क्या है, संज्ञा है। ठीक है, महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर क्या हो गया है, कर्मधारय समास। मैम बोलो। मैम ये जैसे मैम इसमें घनश्याम लिखा है, वैसे मैम उसका मैम अर्थ उल्टा क्यों लिखा है मैम? जैसे कि मैम घनश्याम लिखा है तो मैम जैसे महापुरुष लिखा है तो उसका अर्थ मैम वो होगा ना कि जो पुरुष महान है, पर मैम उस बुक में लिखा है महान है जो पुरुष। हाँ बेटा, जब हम विग्रह करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, महान है जो पुरुष, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस पुरुष के बारे में वो महान है, ये उनकी एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। ठीक है।